हाय बच्चों पार्टी, आई होप यू कैन सी एंड हियर मी क्लियरली। मेरा नाम है शुभम पाठक और मैं आपको बड़े प्यार से इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी एंड एसएसटी। आज पढ़ने वाले हम सोशल साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी जा चुका है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने तुम्हें बता दिया फेडरलिज्म होता क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इंडिया को फेडरल क्यों बोलते हैं और इंडिया की डेमोक्रेसी में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं फेडरलिज्म के नाम पे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आज फेडरलिज्म के लेक्चर 2 में बहुत ही इजी चीजें तुम्हें मैं कराने वाली हूँ। आज मैं तुम्हें डिसेंट्रलाइजेशन कराने वाली हूँ। ये टॉपिक इतना इजी है कि पूछो मत, फिर भी बच्चों को डिसेंट्रलाइजेशन में साल के अंत तक कंफ्यूजन रहती है। इसलिए मैं तुम्हें पहले बता दूं कि दिमाग खोल के पढ़ना और ध्यान से सुनना ताकि एक बार में समझ आ जाए। चलो, बिफोर वी स्टार्ट डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ अजीबोगरीब पिक्चरें भरी हुई हैं तुम्हारी किताब में जिनका मुझे एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये एमसीक्यू के फॉर्म में जरूर आ सकती हैं। ठीक है, सो एक है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कार्टून्स हैं। ऐसे कार्टून्स जो हैं पहले न्यूज़पेपर्स वगैरह में छपा करते थे, आज भी छपते हैं। तो एक ये वाली है, एक दूसरी है। जल्दी से समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अटल जी बैठे हुए हैं। अटल जी के हाथ में कमल का फूल है। अटल जी के हाथ में कमल का फूल क्यों है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी को बिलोंग करते थे। ठीक है, उनकी जब सरकार बनी थी 1990s में, यानी कि 90 के दशक में जब उनकी सरकार बनी थी तो वो कोलिशन की सरकार थी। कोलिशन मैंने पिछली क्लास में बताया था। कोलिशन का मतलब गठबंधन की सरकार थी, मतलब अकेले बीजेपी की मेजोरिटी नहीं मिली थी। बीजेपी को कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिलाना पड़ाता है ना। तभी आप देख रहे हो कि जिस गद्दी पे अटल जी बैठे हैं यहाँ पे, उस गद्दी पे आपको कई अलग अलग चेहरे देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग चेहरों में अलग अलग जो है यहाँ पे चुनाव चिन्ह या पॉलिटिकल सिंबल्स भी हैं। इसका क्या मतलब है कि अटल जी जिस गद्दी पे बैठे हैं वो गद्दी अकेली बीजेपी की नहीं है, वो गद्दी इन पॉलिटिकल पार्टीज की भी बिलोंग करती है क्योंकि सरकार जो है गठबंधन की है। इनफैक्ट इनके पास में जो गॉबलेट पड़ा है, गॉबलेट मतलब जो आग का प्याला पड़ा है, उस पर लिखा भी हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये फोटो ये दर्शा रही है कि हमें ऐसा लगता है कि कोलिशन गवर्नमेंट बहुत आसान है चलाना और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो सब लोग अपना अपना रोल ले लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली आसान नहीं होता है। देखो, इस गद्दी को एक्चुअली बम की तरह दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी रस्सी भी दिखाई हुई है, लाइक अ बम, लक्ष्मी बम जो आता था पहले, या चटाई बम, अलग अलग नाम से उसे बोला जाता था। हमारे यहाँ चटाई बम बोला जाता था, तुम्हारे यहाँ क्या बोला जाता था पता नहीं। बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो इज कि कोलिशन की गवर्नमेंट को चलाना आसान नहीं है। यहाँ पे अटल जी के पसीने छूट रहे हैं। दिस इज इन रेफरेंस विद दैट जो भी लीडर होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के, उन्हें परेशानियां आती हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की बातें सुननी पड़ती हैं, ओपिनियंस को साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोटो है ये वाली। ये 1990 से पहले जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंडिया में, जहाँ फेडरलिज्म काफी स्ट्रांग नहीं था, बहुत वीक था, उसको दर्शाया गया है। साथ में इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे 1970 के दशक में जो इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पे जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो दर्शाई गई है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंदिरा गांधी जी दिखाई गई हैं। इंदिरा गांधी जी तब पावर में थी, सेंट्रल पावर में थी, प्राइम मिनिस्टर थी देश की। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कई सारे चीफ मिनिस्टर दर्शाए गए हैं। चीफ मिनिस्टर्स के हाथ में कटोरा दिखाया गया है, वो पावर की भीख मांग रहे हैं और पावर का सबसे बड़ा बर्तन किसके पास है? इंदिरा जी के पास है। तो ये बेसिकली ये दर्शा रहे हैं कि उस टाइम पे जब इमरजेंसी हमारे देश में हुई थी तब डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी कि सेंटर के आगे स्टेट्स के मिनिस्टर्स को भीख मांगनी पड़ती थी पावर के लिए, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज्यादा पावर इकट्ठी करके बैठ गई थी। अब इन दोनों फोटो से हमें समझ आया कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है मुश्किल है चलानी, और 1990 से पहले डेमोक्रेसी में कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, स्पेशली इमरजेंसी के टाइम पे, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को सुपीरियर मानती थी और इन्फीरियर ट्रीट करती थी स्टेट गवर्नमेंट्स को। चलो अब आगे चलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। नाउ बिफोर वी बिगिन द लेक्चर, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, जरा एक दिमाग खोल के इस शब्द का संधि विच्छेद करो। डी का मतलब क्या होता है? विदाउट। सेंट्रल का क्या मतलब होता है? बिल्कुल जो सेंटर में होती है चीज। आइजेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी प्रोसेस पे हम लगा देते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सेंटर के बिना काम होता है या सेंटर को छोड़ के काम होता है, उसे आप डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हो। बेसिकली जब हम, तो यहीं से डेफिनेशन तुम अपनी याद करो, जब हम पावर, पॉलिटिकल पावर, डेमोक्रेटिक पावर
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी सी उधार लेके, उधार भी नहीं एक्चुअली छीन के जब हम थोड़ी लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर होनी चाहिए। फेडरलिज्म में डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट फीचर इसीलिए है क्योंकि हम सेंटर से पावर अवे लेके जा रहे हैं, इंडिया की जड़ों तक लेके जा रहे हैं, इंडिया के गाँव गाँव शहर तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, और ये बात लॉजिकल भी है क्योंकि हमारा देश अब तो पूरी दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हो गया है ना, स्टेट कह रही हूँ मतलब नेशन हो गया है, राइट। और हमारा देश में इतनी पॉपुलेशन है और इतने सारे शहर है, इतने सारे गांव है कि प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी। स्टेट्स इन इंडिया आर हाईली पॉपुलेटेड। ऐसा नहीं है कि हमारी स्टेट्स के अंदर लोग कम है, जब देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली स्टेट में भी पॉपुलेशन है और बहुत ही डाइवर्स कल्चर है हमारे यहाँ का। एक स्टेट के अंदर भी आप देखोगे आपको अलग अलग कल्चर वाले लोग दिखेंगे, अलग अलग भाषाएं वाले दिखेंगे। तो ओवरऑल इंडिया को अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली कल्चर बहुत ही डाइवर्स है, भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, राइट। सो इसलिए पावर शेयर करना स्टेट्स के साथ तो बहुत जरूरी है। दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमें पता था कि हमारे देश में दिक्कतें बहुत हैं, लोग बहुत अलग अलग तरीके के हैं, डाइवर्सिटी बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है। तो इस आधार पे हमने सोचा कि क्यों ना डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। तो कुछ थोड़ी सी पावर हमने सेंट्रल से उठाई, कुछ थोड़ी सी पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट से उठाई और वो उठा के दे दी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को। जब मैं बोलती हूँ बच्चा लोकल गवर्नमेंट तो मैं दोनों को कवर कर रही हूँ, रूरल लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो। तो प्लीज क्लियर दिस इन योर माइंड कि लोकल गवर्नमेंट फर्दर डिवाइड नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हमारे 4 लेयर ऑफ सरकार हैं, यानी कि 4 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, नहीं, हमारी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही है। 3rd लेवल पे 2 तरीके की गवर्नमेंट है, गांव में अलग, शहरों में अलग। अब रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट दोनों ही किसका पार्ट है? डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन मैं बता देती हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन या तो आ जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन बता दो, या फिर सीधे से पूछ लेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया क्यों, या फिर पूछ लेंगे कि कैसे किया, मतलब ऐसे कौन से प्रावधान बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे क्या चेंजेस किए जिससे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, या पूछ लेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन के क्या फायदे हैं और या फिर क्या नुकसान है। तो ये 5-6 सवाल ही बनते हैं इस टॉपिक से। इन्हें आपने प्रिपेयर कर लिया आज के लेक्चर में जो मैं कवर कर दूंगी, तो फिर आपका ये टॉपिक बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट को आप प्यार से क्या बोलते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हो। फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है। आपको एक स्टेट तो नहीं है, हमारे पास 28 स्टेट है करंटली, हमारे पास 28 स्टेट्स एंड 28 स्टेट्स, सो वी हैव 28 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं विधान सभा। क्या बोलते हैं? विधान सभा, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आते हैं लोकल लेवल पे। अब लोकल लेवल पे कहीं कहीं हमारे पास गांव है, कहीं कहीं हमारे पास शहर है, तो उसी अकॉर्डिंग हमारे पास अर्बन एरियाज में अलग तरीके की सरकार है, रूरल एरियाज में थोड़ा सा अलग सिस्टम है, लेकिन दोनों ही किसका पार्ट है? लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। अच्छा, अर्बन एरियाज में हमारी सरकार कौन सी वाली बनेगी वो डिपेंड करता है कि शहर कितना बड़ा है। देखो कुछ शहर होते हैं जो कस्बे जैसे होते हैं, मतलब टाउन की तरह होते हैं, या मोर और लेस गांव की तरह होते हैं। कुछ शहर होते हैं जैसे दिल्ली मुंबई जैसे जो महानगर होते हैं, भाई मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, बिग सिटीज होते हैं, है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी आ शहर हैज, हा सिटी हैज, उसके बेसिस पे हम उसे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कई शहर हैं, कई शहर इतने छोटे हैं जहाँ पे सिर्फ नगर पंचायत से काम चल जाता है। थोड़े से और बड़े शहर हुए, मतलब कि थोड़े से और ज्यादा पॉपुलेशन हुई तो म्युनिसिपल काउंसिल से काम चला जाता है। और ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे अर्बन एरियाज में हम लोकल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। नाउ कम टू रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में लेवल्स होते हैं। ठीक है, हर विलेज लेवल पे हमारे पास विलेज पंचायत होता है, फिर हर ब्लॉक लेवल पे हमारे पास ब्लॉक समिति होती है या पंचायत समिति होती है, फिर हमारे पास जिला परिषद होता है। ये धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आंसर करते हैं उस सवाल को जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया ही क्यों। थोड़ा सा तो लॉजिक आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारे देश में दिक्कतें बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, तो वही सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखने हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और हमें समझ आया है कि अगर ये इश्यूज और प्रॉब्लम्स वहीं पे सलट जाएं, वहीं पे खत्म हो जाए जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं, तो कितना बेस्ट हो जाएगा, है ना। एक क्लास में अगर 2 बच्चों की लड़ाई हो गई है तो अगर वो क्लास में सॉल्व हो जाएगी तो ठीक रहेगा कि उन बच्चों को उठा के मैं कोर्ट में ले जाऊं। छोटी सी लड़ाई है, अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ऑब्वियसली क्लासरूम में ही सॉल्व कर लो तो बेटर है ना। सो लोकल प्रॉब्लम्स और लोकल इश्यूज लोकल लेवल पे बेस्ट सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा अपने को समझ आया।
दूसरा, लोकल लेवल पे जो लोकल लोग होते हैं उन्हें भी लोकेलिटी के बारे में अच्छा से पता होता है। भाई अगर मैं किसी गांव को पैसे दूं कि आप डिसाइड करो आपके गांव में क्या चीज़ ज़रूरी है, उसमें पैसा स्पेंड कर लो, तो गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा पता होगा ना, उसी गांव के लोगों को सबसे बेहतर डिसीजन ले पाएंगे वो लोग कि यार नहीं, हमारे पास सड़क भी ज़रूरी है, हमारे पास स्कूल भी ज़रूरी है, लेकिन सड़क ज़्यादा ज़रूरी है, चलो सड़क में पैसा लगा देते हैं, राइट। सो वी अंडरस्टूड दैट पीपल हैव बेस्ट नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स इफ दे आर अ पार्ट ऑफ द सेम लोकेलिटी। अगर लोकल लेवल पे लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो सबसे बेहतर तरीके से करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है अपनी लोकेलिटी की। तीसरा पॉइंट, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज, उनके पास आइडियाज भी अच्छे होते हैं। वो उसी लोकेलिटी में, चाहे वो गांव है चाहे शहर है, कब से रह रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर उन्हें जितने पैसे मिले उसे सबसे अच्छे तरीके से कहाँ लगाना है और उस पैसे से क्या डेवलपमेंट करनी है। सो दे नो बेटर। एट द लोकल लेवल देयर इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। एट द सेम टाइम यार लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। हम आपको क्लासरूम में ग्रुप प्रोजेक्ट्स क्यों देते हैं? बचपन से आप देख रहे हो कोई ना कोई छुट्टियों में एक ग्रुप प्रोजेक्ट जरूर दिया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लास के बच्चे आपस में मिले, आपस में सलाह मशवरा करें, डिस्कशन करें, डिबेट करें, कुछ सीखने को मिलेगा आपस में, है ना। सिमिलरली जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोकल लेवल पे बहुत सारे लीडर्स क्रिएट हो जाते हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, ये भी डेमोक्रेसी के अपने लीडर्स है ना। तो लोकल लेवल पे बहुत लीडर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो लोकल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ता है। अब आप पर्सनली किसे जानोगे? पर्सनली आप अपने वार्ड के लीडर को जानोगे, अपने शहर के लीडर को जानोगे, कि आप पर्सनली अपनी चीफ मिनिस्टर को जानोगे? ऑब्वियसली आप अपनी लोकेलिटी के लीडर को ज्यादा अच्छे से जानते होगे, है ना। सो लोकल लेवल पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बढ़ता है लोगों का। लोग जो है डेमोक्रेसी में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, घर से निकल के अपने लोकल मिनिस्टर को या लोकल लीडर को वोट देने के लिए जाते हैं कि भाई ये तो हमारे शहर का ही भला करेगा या ये तो हमारे गांव का ही भला करेगी। सो दैट पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस। एक और एग्जाम्पल दूं मैं, जब हम पेड़ों को जड़ों से पानी देते हैं तब तो पेड़ ऊपर फलता फूलता है ना, हम पत्तियों को तो पानी नहीं देते, हम ब्रांच को तो पानी नहीं देते। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि ये डेमोक्रेसी का पेड़, मतलब डेमोक्रेसी जो है हमारे देश में और फले फूले, तो हमें जड़ों पे पानी देना पड़ेगा ना। और हमारी जड़ें क्या है? हमारी जड़ें हमारे गांव, हमारे छोटे छोटे शहर, राइट। सो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे यही था बेसिक आइडिया। एंड वी रियलाइज कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी भी बेहतर होगी, प्रॉब्लम्स भी अच्छे से सॉल्व होंगे, पैसा भी अच्छी जगह लगेगा एंड नॉलेज भी इकट्ठी होगी, राइट। सो वी डिड इट। कंडीशंस बिफोर 1992। सो 1992 में हमारा डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से हुआ था, 1992 में हमारा डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से हुआ था। ऐसा नहीं है कि उससे पहले हमने ट्राई नहीं किया था डिसेंट्रलाइजेशन का, वी ट्राइड अ लॉट। 1992 से पहले कई बार हमने ट्राई किया कि किस तरीके से गांव-गांव में, शहर-शहर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दे, लेकिन हमसे हुआ नहीं। Panchayats in villages and municipalities in urban areas were set up in all states but were directly under the control of state government. हमने कई स्टेट्स में बनाई भी, हमने कई स्टेट्स में गाँव पे पंचायती बनाई, पंचायत राज बनाई, हमने शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज बनाई, लेकिन तब ना पंचायत के पास या म्यूनिसिपैलिटी के पास अपनी खुद की पावर नहीं होती थी, वो ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहते थे। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहते थे तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर थोड़ा बहुत कुछ उनके लिए करने का मन करता था तो कर देते थे, वरना नहीं भी करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो डिसेंट्रलाइजेशन था वो वीक था। 1992 के बाद हमने डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कराया, हमने इलेक्शंस करवाए लोकल गवर्नमेंट के लिए। पहले इलेक्शंस होते थे, कभी कभी तो होते ही नहीं थे, मतलब कि कहीं कहीं तो लोकल गवर्नमेंट थी ही नहीं, और जहाँ थी वहाँ पे इलेक्शन जो इरेगुलरली होते थे, कभी हो गए कभी नहीं हुए, कभी 4 साल पे हो गए, कभी 5 साल पे हो गए। अब जो है हमारे 1992 के बाद हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो टाइम पे होते हैं। अच्छा, ये आपकी बुक में तो नहीं है पर मैं आपका एक्स्ट्रा बता रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पता है? कॉन्स्टिट्यूशन में हम बदलते जमाने के साथ साथ कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जिससे हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से फिट किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। पहले लोकल गवर्नमेंट के पास खुद की कोई पावर नहीं होती थी, खुद का कोई पैसा नहीं होता था, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहना पड़ता था, इन्फीरियर रहना पड़ता था। अब क्या है, उनके पास अपनी खुद की पावर है, खुद का पैसा है। तो पहले डिसेंट्रलाइजेशन वीक था, अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जरूर क्लियर रखना अपने दिमाग में कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर ही है। हम पावर को डिवाइड ही तो कर रहे हैं। पहले हमने यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में किया, फिर हमने यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट भी बना दी, राइट। इट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर, इट इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। Anyway, a major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended. 1992 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके डिसेंट्रलाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि आज तक वो बिल्कुल ठोस है। So now
अब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जैसे बाकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, जैसे हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्वेशन देते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, चाहे वो एससी कम्युनिटी हो, चाहे वो एसटी कम्युनिटी हो, चाहे वो ओबीसी कम्युनिटी हो, वैसा ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम लोग अब लोकल गवर्नमेंट में भी देते हैं 1992 के बाद से। अब बोलोगे मैम कितने % रिजर्वेशन मिलता है, तो वो डिसाइडेड नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाउन की बात कर रहे हो या कौन से विलेज की बात कर रहे हो, है ना। जितनी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी उस जगह पे, उस शहर में या गांव में होगी, उसके प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन मिलेगा। सिमिलरली जितनी ओबीसी कम्युनिटी होगी उसके प्रोपोर्शन में मिलेगा, ठीक है। ये बात भी एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, मैं चाहती थी तुम्हें पता हो, कुछ बच्चे तो तुम में से यूपीएससी करेंगे, है ना। चलो आगे, At least 1/3 of all the positions are reserved for women. हम यहाँ 4 कदम आगे चले गए। हम आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट में औरतों को रिजर्वेशन नहीं दे पाए, हम आज तक स्टेट गवर्नमेंट में नहीं दे पाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में, चाहे वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो रूरल लोकल गवर्नमेंट हो, हमने औरतों को भी रिजर्वेशन दिया। कितना रिजर्वेशन? 1/3, 1/3 हिस्सा जो है हम औरतों के लिए रिजर्व रखते हैं कि भाई इस सीट पे जो कैंडिडेट जीतेगी वो लड़की ही होनी चाहिए, औरत ही होनी चाहिए, ठीक है जी। चौथा पॉइंट, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाए हमने। हमें समझ आया जो इलेक्शन कमीशन है, जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है, उससे स्टेट की इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन तो संभल जाते हैं, लेकिन अगर लोकल लेवल पे इलेक्शन रेगुलरली कराने और अच्छे से कराने हैं, फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक तरीके से कराने हैं, तो फिर हर स्टेट के अंदर हमें एक स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहिए होगा। उसका क्या काम है? उसका काम है लोकल इलेक्शंस को अच्छे से कंडक्ट करना। देन स्टेट गवर्नमेंट को हमने बोला कि आपको अपना रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी कोई गांव की कोई किसी सरकार को आपके आगे हाथ फैलाना पड़े कि यार हमारी सरकार में ना स्कूल नहीं है, प्लीज स्टेट गवर्नमेंट जरा हमारा स्कूल बनवा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करना पड़ेगा, फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपने शहर में, अपने गाँव में क्या करना चाहते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर कर लिए, 3 क्वेश्चंस के एक्चुअली। डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, जब हम सेंटर और स्टेट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को देते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन। फिर हमने ये पढ़ लिया कि डिसेंट्रलाइजेशन किया क्यों गया था। पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, लोकल लेवल पे रिसोर्सेज अच्छे से होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, पैसा अच्छे से खर्च हो जाता है, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तीसरा क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया कैसे। तो ये सारे प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाए, 1/3 रिजर्वेशन दिया औरतों को, SC ST OBC को दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया, है ना। सो 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी तुम्हारे आंसर हो चुके हैं। चलो आगे चलते हैं और एक बार मैं तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट तक का पूरा स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे है, पहले भी दिखाया मैंने, अभी पीछे भी दिखाया है, दिस इज योर यूनियन गवर्नमेंट, है ना, यूनियन गवर्नमेंट which is same for the entire country, same for the entire nation. मेरी और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सेम ही रहेगी भाई, चाहे मैं हरियाणा में रहूं, चाहे पंजाब में रहूं, चाहे असम में रहूं, चाहे केरला में रहूं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट। हर स्टेट में अलग सरकार बनती है, हरियाणा की विधानसभा अलग है, असम की अलग है, केरला की अलग है, राइट। देन वी हैव जिला परिषद। अच्छा, अगर मैं अच्छे से आपको यहां बना के दिखाऊं तो हमारे लोकल गवर्नमेंट पे 2 टाइप होती है, रूरल लोकल गवर्नमेंट जिसे पंचायती राज बोलते हैं, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है कि गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, हर गांव में एक ग्राम पंचायत होगी। देन 4-5 गांव इकट्ठे अपनी ग्राम पंचायत की बना लेंगे पंचायत समिति, इसे ब्लॉक समिति भी बोला जाता है। मतलब कि हर एक ब्लॉक में जितने गांव आते हैं उन सबकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी, दिस इज पंचायत समिति। देन कई सारी पंचायत समिति आगे जाके क्या बना लेंगी? जिला परिषद बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका लोकल रूरल गवर्नमेंट, ये सारा कुछ भूल जाओ। अर्बन में क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन अलग अलग चीजें होती हैं। नगर पंचायत जो है वेरी स्मॉल टाउन के लिए बनती है, वेरी स्मॉल सिटी या फिर छोटा सा टाउन। म्युनिसिपैलिटीज जो है मॉडरेट पॉपुलेशन वाले के लिए बनती है, मॉडरेट पॉपुलेशन सिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बनती है वो महानगरों के लिए बनती है, फॉर बिग सिटीज विद लार्ज पॉपुलेशन। ये नहीं है कि एरिया बड़ा हो, लोग ज्यादा हो,
लोगों की तो गवर्नमेंट है यार, डेमोक्रेसी इज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर सॉरी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। तो लोग जितने ज्यादा होंगे प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा होगी, उसी के लिए हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाते हैं। सो दिस इज हाउ आवर लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर लुक्स। आया समझ? स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है यार, ये जो नोट्स हैं जो मैंने तुम्हारे लिए एनसीईआरटी से बनाए हैं ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर देती हूँ, इनफैक्ट सारे के सारे लेक्चर का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, यहाँ पे मैं सीबीएसई की असली अपडेट देती हूँ, तुम्हें डराने वाली अपडेट्स नहीं देती हूँ कि हाय सीबीएसई ने लेटेस्ट न्यूज़ दी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, कोई फालतू अपडेट्स नहीं आती है। सैम्पल पेपर आता है, डेट शीट आती है, ऐसी बढ़िया अपडेट्स मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। साथ में स्टडी टिप्स लाती हूँ, स्ट्रैटेजीज लाती हूँ, एसएसटी की और बायोलॉजी की वीडियोस लाती हूँ। जैसे जैसे तुम्हारे पेपर करीब आएंगे तो सब्जेक्ट वाइज तुम्हें टिप्स मिला करेंगी, है ना। तो तुम समझ ही गए होगे। तो चलो आगे चलते हैं, ग्राम पंचायत की बात करते हैं। हर गांव में क्या होती है? एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम का मतलब क्या होता है बच्चा? ग्राम का मतलब ये वेट वाला ग्राम नहीं है, ग्राम का मतलब है हिंदी में विलेज। तो विलेज पंचायत बोलो, ग्राम पंचायत बोलो, एक ही बात है। रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो पूरा रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है जिसमें ग्राम पंचायत आती है, ब्लॉक समिति आती है, जिला परिषद आता है, उसे हम टोटल टुगेदर क्या बोलते हैं? या तो रूरल लोकल गवर्नमेंट बोल सकते हैं या पंचायती राज बोल सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसे जरा ध्यान से कर लेना। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत। तुम मान के चलो कि हर गांव की अपनी खुद की ग्राम पंचायत होती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये उस गांव की। उस गांव में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन निकलना है, वो यही बॉडी डिसाइड करती है। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर होते हैं जिन्हें हेड बनाया जाता है, वो मेंबर को हम पंच बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। सरपंच मतलब कि सारे पंचों का हेड या सारे पंचों की हेड, राइट। अब ग्राम पंचायत लोकल गवर्नमेंट है तो यहाँ पे भी 1/3 हिस्सा किसके लिए रिजर्व्ड है? औरतों के लिए रिजर्व्ड है। तो ग्राम पंचायत में विमेन होंगी ही होंगी, राइट। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? उस गांव के जो लोग होते हैं, उस गांव की जो अडल्ट पॉपुलेशन होती है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, जो अडल्ट पॉपुलेशन है 18 साल से ऊपर है ना, वोटिंग का हक है उन्हें, वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनकी पंचायती राज में या उनकी ग्राम पंचायत में कौन कौन लीडर बनेगा या बनेगी, ठीक है जी। उसके बाद आता है पंचायत समिति। मैं अभी ग्राम सभा पढ़ाती हूँ बच्चा, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो पहले पंचायत समिति पढ़ लो। पंचायत समिति में क्या होता है? अ फ्यू ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूट कर लेती है पंचायत समिति। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ब्लॉक, ब्लॉक समिति या फिर मंडल। मंडल भी कई लोग बोलते हैं, पंचायत मंडल या ब्लॉक मंडल, ठीक है, ये है। अब इसमें इलेक्शंस कैसे होते हैं? इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, मतलब इसमें जो लोग इलेक्ट होते हैं वो पंचायत के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं उन्हें। द मेंबर ऑफ दिस बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स। मान लो एक पंचायत समिति है, दिस इज अ पंचायत समिति, पीएस लिख रही हूं मैं। इसमें 5 गांव आते हैं। मान लो इस पंचायत समिति में 5 गांव आते हैं, गांव नंबर 1, गांव नंबर 2, गांव नंबर 3, गांव नंबर 4। इसकी अपने लोग हैं, इसके अपने लोग हैं ग्राम पंचायत में, इसके अपने लोग हैं ग्राम पंचायत में, इसके अपने लोग हैं ग्राम पंचायत में। ये लोग इलेक्शन में वोट देंगे और सिलेक्ट करेंगे पंचायत समिति के लीडर को। आया समझ? आया ना? बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया पंचायत समिति। अब बात करते हैं जिला परिषद की। मान लो गांव नंबर 1, गांव नंबर 2, गांव नंबर 3, गांव नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। सो इन 4 गांवों की एक क्या है? पंचायत समिति है। पंचायत समिति स्टार। इन 4 गांवों की एक पंचायत समिति है, पंचायत समिति टिक। इन 3 गांवों की एक पंचायत समिति है, पंचायत समिति स्क्वायर, ठीक है। इन सारी पंचायत समिति ने मिला के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी पंचायत समिति आ रही हैं वो सब मिला के बनाती हैं जिला परिषद। क्योंकि जिला का क्या मतलब है बच्चा? जिला का मतलब ही है डिस्ट्रिक्ट,
ऐसा समझ, ये गांव की बातें चल रही है, शहर की बात इसमें से कोई भी नहीं चल रही है। ये एपेक्स बॉडी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी बॉडी होती है, तो ग्राम पंचायत मत लिख के आना, जिला परिषद लिख के आना। अगर पूछा जाए ब्लॉक लेवल पे कौन सी आती है, तो ब्लॉक समिति या पंचायत समिति। गाँव के लेवल पे कौन सी आती है, तो ग्राम पंचायत लिख के आना। अब जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कई एमपीज होते हैं, कई एमएलएज होते हैं, कई जो हैं ब्लॉक समिति के मेंबर होते हैं। तो इसके जो इलेक्शंस है वो बहुत अलग तरीके से होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। ओनली इलेक्शंस आर दैट आर इन योर सिलेबस आर ऑफ ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति। तो ये आपको रूरल का पूरा समझ आया ना। चलो, एक और चीज है वो है ग्राम सभा। तो ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति होगी, पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होगा, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट होगी, ये सारा तो आप अलग कर दो, ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट में, विच इज ग्राम सभा। ग्राम का मतलब गांव, सभा का मतलब मीटिंग। तो ग्राम सभा मतलब कि गांव की मीटिंग। तो गांव की मीटिंग में क्या होता है कि कई सारी पंचायतें जो होती हैं, कई सारी ग्राम पंचायत आपस में मीटिंग करती है साल में 2 बार। हर जगह नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बोला है कि ये होना ही होना चाहिए। कई जगह जहाँ ग्राम पंचायत अच्छे से काम करती हैं वहाँ पे लोग ये करते हैं, ग्राम सभा कंडक्ट करते हैं, कई जगह नहीं भी होता है। तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा होती है कि कई बार आसपास की ग्राम पंचायत, एक आधा 2-3 ग्राम पंचायत मिलके साल में 2 बार 3 बार जो भी वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं, एक दूसरे ने क्या अच्छा किया है, आपके गांव में क्या अच्छा हुआ है, हमारे गांव में क्या अच्छा हुआ है, ऐसी बातें करते हैं। और इस ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं, ग्राम सभा की एक अपनी बॉडी होती है, उसके इलेक्शन भी होते हैं। कराने हैं तो करा सकते हो आप। अगेन मैंडेटरी नहीं है, हर जगह ग्राम सभा नहीं होती है, लेकिन जहां होती है वहां पे वोट कौन देता है? जितने गांवों की ग्राम सभा हो रही है, मान लो 3 गांव की ग्राम सभा हो रही है एक साथ, मीटिंग है भाई, 3 गांव की एक साथ हो रही है, 4 गांव की हो रही है, 5 गांव की हो रही है, तो फिर वो वाले लोग, उन गांव की अडल्ट पॉपुलेशन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके ग्राम सभा के मेंबर्स को चूज करेंगे। आया ना समझ? अब ये जरूर याद रखना कि ग्राम सभा नहीं भी हो सकती है, लेकिन ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और आपका जिला परिषद होनी ही होनी है। इसलिए मैं बोल रही थी, मैं बाद में बताऊंगी। चलो, अब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन अर्बन एरियाज की बात करते हैं। अर्बन एरिया मतलब शहर, है ना। अर्बन एरियाज में डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, depending upon the population, we have 3 types of governments. One is nagar palika, one is municipal council, one is municipal corporation. अगर मैं तुमसे पूछूं कि बैंगलोर में कौन सी होती होगी इसमें से, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इतना बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या बोला जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को बोला जाता है मेयर। छोटा सा डिफरेंस है, आपने सुना होगा कई शहरों में मेयर होते हैं, कई शहरों में चेयरमैन होते हैं म्युनिसिपल काउंसिल के, राइट। तो क्यों? क्योंकि कई शहरों की पॉपुलेशन कम होती है, कईयों की ज्यादा होती है, तो मेयर हर शहर में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। सो म्युनिसिपल काउंसिल के हेड को बोला जाता है चेयरपर्सन। नगर पालिका के हेड को भी हम चेयरपर्सन बोल देते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को हम मेयर बोलते हैं। यही दोनों आपके सिलेबस में, नगर पालिका आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो या तो चेयरपर्सन पे आएगा या मेयर पे आएगा, या पूछा जाएगा कि बड़े शहरों में कौन सा होता है इसमें से, ठीक है, तो याद रखना। चलो, तो कंक्लूजन देखा आपने, डिसेंट्रलाइजेशन पूरा आपको समझ आया। रूरल लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट ओवरऑल अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से दिमाग खोल के पढ़ा होगा तो इतना आपको समझ आया होगा कि बुरी चीज तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम है। पहले एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। एडवांटेज सबसे बड़ा तो ये हो गया कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, और अब तो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री में भी काउंट होते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारा। अब देर आर नाउ अबाउट 36 लाख। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में जब से हमने लोकल गवर्नमेंट बनाई है, जब से हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, तब से 36 लाख नए लीडर्स हमारे देश को मिले हैं। यानी आप समझ लो 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से 36 लाख, तो कितने सारे लोगों ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया होगा, वोट किया होगा, चाहे कैंडिडेट बन के खड़े हुए होंगे, राइट? सो दिस प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हैज स्ट्रेंथेंड हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी को, इसने और पावर प्रोवाइड की है। दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प डीपन द डेमोक्रेसी। पहले क्या होता था कि लोकल गवर्नमेंट को हाथ फैलाने पड़ते थे स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती थी, है ना? अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया है कि लोकल गवर्नमेंट के पास ये पावर होनी ही चाहिए। तो अब लोकल गवर्नमेंट को भी क्या फील होता है? एम्पावर्ड फील होता है। उनको भी समझ आता है कि नहीं, ये चीज तो हम खुद से कर सकते हैं, हमें स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हम नहीं कर पाए आज तक रिजर्वेशन औरतों के लिए, लेकिन हमने लोकल गवर्नमेंट में औरतों के लिए रिजर्वेशन किया है, सो विमेन एम्पावरमेंट भी आ रही है। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। आप इसमें ये सारे पॉइंट्स भी डाल सकते हो कि लोकल लेवल पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो डेमोक्रेसी और अच्छे से काम करती है, जो हमने पहले पढ़े थे, ठीक है? बट यहाँ पे एनसीईआरटी में कंक्लूजन वाले पार्ट में सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डीमेरिट्स का क्या मतलब होता है बच्चे? डिसएडवांटेजेस। हाँ जी, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला ये है कि ग्राम सभा हर जगह नहीं होती है, ग्राम सभा के इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते हैं, कई कई ग्राम सभा लगती ही नहीं है, सिर्फ पंचायत समिति से काम चल जाता है। स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी ज्यादा पावर लेके अभी भी बैठ जाती है। हमने बना तो दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस की भाई लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर होनी चाहिए, फिर भी कई सारी स्टेट्स में देखा जाता है कि लोकल गवर्नमेंट को इतनी पावर नहीं दी जाती, स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में ही पावर बटोर के रखती है। फिर रिसोर्सेज ही नहीं है, जितने इंडिया में गाँव हैं या शहर है उन सबके लिए जितना जितना पैसा चाहिए उतने पैसे ही नहीं आ पाते। इतना करप्शन है कि घपले में ही सारे पैसे गुम हो जाते हैं, ग्राम पंचायत के हाथ में या फिर म्युनिसिपैलिटी के हाथ में बहुत कम पैसे आ पाते हैं। तो फिर कैसे होगा गांव गांव का भला और शहर शहर का भला, है ना? तो ये भी प्रॉब्लम, करप्शन का भी प्रॉब्लम है। देन वी हैव हेंस देयर इज अ लॉन्ग वे। और औरतों वाला भी एक पॉइंट है कि औरतों का रिजर्वेशन है, तो विमेन रिजर्वेशन है अर्बन लोकल गवर्नमेंट में और रूरल लोकल गवर्नमेंट में, पर होता क्या है ना कि औरतें बैठ लेती हैं सीट पे, कैंडिडेट बन के जीत के सीट पे बैठ जाती हैं, लीडर बन जाती हैं, लेकिन उनकी तरफ से बोलने के लिए उनके घर के आदमी आगे आते हैं। तो ये कैसी एम्पावरमेंट है? अगर औरतें गवर्नमेंट सीट पे बैठ के भी यानी कि लीडर बन के भी अपनी बात आगे नहीं रख रही हैं, तो फिर हमने कौन सी एम्पावरमेंट की? तो सब जगह की बात नहीं कर रही हूँ, बट हमने ये देखा है दैट विमेन रिजर्वेशन के बावजूद भी बहुत ही पेट्रियार्कल तरीके से लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है? सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नाउ लेट्स डू सम क्विज क्वेश्चन। सबके आंसर तुम्हें मुझे देने हैं बाय द वे कमेंट्स में, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेस है, तुम्हें मुझे बताना है, इंक्लूडिंग हिंदी, बिसाइड हिंदी नहीं, इंक्लूडिंग हिंदी। दूसरा है कोलिजन गवर्नमेंट से क्या होता है? कोलिजन गवर्नमेंट रिजल्टेड इन, अपने ऑप्शंस अच्छे से पढ़ के मुझे आंसर बताना। रूरल लोकल गवर्नमेंट को पॉपुलरली क्या बोलते हैं? ये मैं बता देती हूँ यार, क्योंकि पीवाईक्यू है तो मैं तुम्हारे पे भरोसा कर नहीं कर सकती, मैं पहले बता देती हूँ। पीवाईक्यू है, इसे बोलते हैं पंचायती राज। Who declares that India is a union of state? It is not a PYQ, so I'm not gonna tell. ठीक है? The first and the major test for democratic politics in a country was, पहला जो सबसे बड़ा टेस्ट था हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए वो कौन सा था? कास्ट की प्रॉब्लम, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज की प्रॉब्लम, या लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की प्रॉब्लम? बताना, पिछली क्लास में पढ़ाया था। Who has the power to interpret the constitution? very important क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास है? ठीक है? आई एम वेरी टेम्प्टेड टू टेल यू, बट आप मुझे बताना कमेंट्स में। तो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज लेक्चर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। दूसरा कौन सा चैप्टर चाहिए तुम्हें? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट तो बहुत जल्दी आ रहा है, और कौन से चैप्टर्स तुम्हें चाहिए जो तुम्हारे हाफ ईयरली में आ रहे हैं या तुम्हारे स्कूल में किसी टेस्ट में आ रहे हैं, वो मुझे बता देना। आई विल डू दैट अकॉर्डिंगली। आई टेक योर लीव, बाय बाय एंड टेक केयर।